भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। और तब लगा कि बिहार यदि ऐसा था, चाणक्य सीरियल देखते थे कैसे अखंड भारत का साम्राज्य बना। किडनैपिंग्स ऐसी होती थी कि तो चिट्ठी आती थी, फोन कॉल की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप चिट्ठी लेकर आए, घर पे दे गए, मैं इस गैंग से आया हूँ और आपको इतने पैसे देने हैं, इतने चांद मार्का की लुंगी देनी है, लिस्ट रहती थी। उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गा, उसके नीचे बिहार सरकार, मतलब उसके नीचे रहता था नोट, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। मतलब आप अगर एक बार नहीं दे पाए तो फिर आपको उठा के EMI में दे सकते हैं आप। अगर एक तरफ केंद्र सरकार आपको डेपुटेशन देके केंद्र में लाना चाहे, वहीं दूसरी तरफ आपको किसी राजनीतिक दल से अगर सांसदीय का टिकट मिलता है, तो आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करेंगे? किसी भी जिले में रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाता हो तो अब देख लीजिएगा, खुद समझ लीजिएगा कि मैं वेदांत की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ। वेदांत की दृष्टि को भेद नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे मिला हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का, मेरे मन में एक ही भाव निकलता है कि ईश्वर का अंश उसमें भी है, मुझमें भी है, मुझे प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार का आरोप को लगा ही नहीं सकता। दो बातें मैंने हमेशा कही हैं, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए और निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, तभी बड़े परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ केवल ये पर्याप्त नहीं है। घर जाना था, सामान पैक था, अचानक हॉस्टल में फोन आया, कहा गया कि अभी नहीं आना है। बड़े विचलित हुए, क्यों नहीं आना? पता चला कि पकड़ के शादी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। आज हम आपको बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं और मेहमान हमारे साथ में हैं विकास वैभव जी, IPS हैं 2003 बैच के और बिहारियों के लिए बहुत ही आगे बढ़ के बहुत कुछ कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इन्होंने शुरू किया है और इनकी अभियान कैसे शुरुआत हुई और कैसे IIT से पढ़ाई करने के बाद में ये एक IPS का रास्ता चुना और अभी विवाद भी इनके साथ में कुछ हुआ था, उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और बिहार के कुछ क्राइम सीन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और सारी चीज़ों को जानेंगे और आपको समझाएंगे कि बिहार जैसा दिखता है असल में वैसा है या किस तरीके का बिहार है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इंडिया डेली लाइव में। और पहला प्रश्न कि ये लेट्स इंस्पायर बिहार शुरुआत कैसे हुई, आइडिया कैसे आया? देखिए, शुरुआत जैसे भी हुई हो वो तो बाल्यकाल की कहानी है। कहना यही चाहता हूँ कि बिहार एक सोया हुआ सिंह है। जैसे सम्राट अशोक के स्तंभ को हम देखते हैं तो सिंह विराजमान देखते हैं, जिसकी ख्याति, जिसका पराक्रम पूरे विश्व में हो, तो बिहार कुछ वैसा ही है। और ये भावना मेरे मन में बहुत पहले आई, जब छोटा था, नालंदा घूमने गया था और देखा मैंने पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और बड़े एक गौरव की अनुभूति हुई कि बिहार ऐसा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद भोपाल गए, भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। और तब लगा कि बिहार यदि ऐसा था, चाणक्य सीरियल देखते थे कैसे अखंड भारत का साम्राज्य बना। तो उसी बिहार के लोगों को जब आज बाहर जा रहे हैं, कभी सम्मान से देखा जाता होगा, आज अपमान सूचक शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। 9th में था तभी बड़ी एक पिंच होता है ना, पिंच करता मन में एक द्रवित होने वाली भावना है। उसने कहा अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का मैं प्रतीक बना सकूं तो अपना सर्वस्व निछावर करने का प्रयास करूंगा। उस समय से ही यात्रा चलती रही और उसको आज लेट्स इंस्पायर बिहार 22 मार्च 2021 को इस नाम के साथ मैंने सभी ऐसे लोगों को जुड़ने के लिए आह्वान किया जिनके हृदय में बिहार बसता है और जो बिहार को फिर से उत्कर्ष पर उस रूप में देखना चाहते हैं कि भारतवर्ष में अग्रणी हो और हम पूरे भारत को एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल नेतृत्व जैसा हम प्रदान करते रहे वैसा करें। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद सबसे ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र का एकीकरण हो और उस भाव के साथ जो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, निश्चित जो हमारा लक्ष्य है 2047 डेवलप्ड इंडिया, 2047 डेवलप बिहार, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, एक ये बात जब आती है, जब भी विकास वैभव का नाम आता है, लेट्स इंस्पायर बिहार का नाम आता है, तो एक बात ये आती है कि विकास वैभव का पॉलिटिकल एडमायर है, तो क्या आप ऐसा कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्या पॉलिटिकल एडमायर? बड़ा स्पष्ट, शुरू से हमेशा बहुत स्पष्टवादी हूँ और कहता हूँ, दो बातें मैंने हमेशा कही हैं, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए और निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, तभी बड़े परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ केवल ये पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आवश्यक एक सामाजिक परिवर्तन हो, क्योंकि बिहार का समाज आज जातियों में बटा हुआ है और 10 लोगों को बिठा दीजिए तो जातियों में ऐसे बटे हैं कि किस प्रकार उनकी मित्रता होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के बारे में उसके बिहेवियर को जानना हो, आप जाति बता दीजिए, लोग उसको फोरकास्ट करने लगते हैं। इस प्रकार के समाज में यदि बिहार के उस समय के समाज को देखेंगे तो बिहार में जातियां तो हमेशा रही, तब भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद तब नहीं था। रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के लोग शासक बने, अपने बिहार की परिकल्पना थी जो महान बनाती थी। चाणक्य भी जब चले तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति देखी? वैसे ही बिहार की परिकल्पना के साथ जब हम चल रहे थे, जातियों से परे सोचते थे, तो अफगानिस्तान के पार तक हम साम्राज्य बना सके, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके। आज उसी बिहार में जब लड़ते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग विचारधाराओं के नाम पर, तो देखिए कैसी दुर्गति हो गई। जो क्षेत्र कभी पूरे भारत का नेतृत्व करता था, उसने एक छोटे से रोजगार के लिए दूर जाना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर
और शिक्षा तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, कोचिंग तक के लोग कोटा जाते हैं। कोटा में शिक्षक भी बिहार के हैं, विद्यार्थी बिहार के। तो दशा क्यों हुई? केवल पॉलिटिक्स से नहीं होगा, इसलिए एक सामाजिक अभियान जिसमें समाज में एक वैचारिक क्रांति हो, परिवर्तन हो, हमारे यूथ समझे, उस पर मैं लगा हूँ। करीब पिछले लंबे समय से लगा हूँ, पिछले 2.5 साल से तो लेट्स इंस्पायर बिहार इस कैंपेन के साथ अनेक लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आज 76,000 लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, जो सभी ऐसे लोग हैं जो बिहार के हर जिले में हैं, भारत के महानगरों में है। हाँ, अभी के जो पॉलिटिकल वहाँ पे जो गैप रहा है, पॉलिटिकल जो पावर में तो लोग आते गए, लेकिन पब्लिक कनेक्ट उस तरीके से नहीं हुआ। तो क्या आपका, वैसे सरकार से हमेशा इस बारे में या किसी चीज़ को लेकर के विवाद भी रहा भी है, तो क्या कभी बात हुई है इस बारे में कि वहाँ पे विकास के काम होने चाहिए, या जो आपने कहा तो रोजगार को लेकर के? बड़े शुद्ध मन की भावना है। क्लास 9th में जब मुझे लगा था कि बिहार को बदलना है, तभी से मैं चलता रहा हूँ। उस समय तो क्लास में मैंने पढ़ा अच्छे से, मैंने टॉप किया, और जो बच्चे चिढ़ाते थे उनको एक उत्तर इस रूप में दिया कि बिहारी को कम मत आंकना। बिहारी में शक्ति बहुत होती है, जब जिद करता है, जब निश्चित कर लेता है कि मुझे करना है, तो निश्चित करता है। आईआईटी के कुछ अनुभव है? आईआईटी के तो बहुत अनुभव है। आईआईटी जाने से पहले एक बड़ा कटु अनुभव हुआ। आईआईटी के पेपर लीक हुए, उस समय यही नोएडा में था। डीपीएस नोएडा में मैंने एग्जाम दिया था। और देकर आए, सोए, तो अगले दिन पता चला पेपर लीक हो गया, और लीक का केंद्र बिहार था। और दैट वाज द बिगेस्ट, मतलब एक कहें बोल्ट इन माय लाइफ इन दैट टाइम, कि भाई अचानक क्या हो गया। एग्जाम मैंने अच्छे से दिया, मैंने लिखा था, डायरी लिखता रहा हूँ। बैटल व्हिच वाज वन सो वेल इज येट टू बी वन। कौन से साल की बात पेपर लीक वाली? 1997, एक ही वर्ष था जब आईआईटी के पेपर पहली बार और आखिरी बार लीक हुए। अब पेपर लीक का जो बीमारी है ना, अभी भी बिहार में है, अभी भी हमेशा रहा है। और उस पीड़ा को मैंने सहा है, इसलिए बिहार बदलने का जो संकल्प एक मन में सुदृढ़ हुआ है, तो उसका एक कारण तो 9th में चढ़ाया गया, दूसरा कारण आईआईटी के पेपर लीक हुए, और तीसरा कारण जब आईआईटी पहुंचे, फर्स्ट ईयर में पिताजी की पोस्टिंग हो गई बरौनी रिफाइनरी। उस समय दिल्ली में थे, भोपाल, दिल्ली, बरौनी जब गए, मेरा रिजर्वेशन हो चुका था, घर जाना था, सामान पैक था। अचानक हॉस्टल में फोन आया, कहा गया कि अभी नहीं आना है। बड़े विचलित हुए, क्यों नहीं आना? तो पता चला कि पकड़ के शादी होती है, लगन का समय चल रहा है। पकड़वा विवाह। उस समय दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मुझे लगा कि ऐसे बिहार में मैं हूँ, और यदि मैं आज, मेरी नौकरी बाद में जर्मनी में लगी, नौकरी बाद में बड़ी कंपनी में लगी, अच्छी अपने लिए लाइफ जी सकता था, लेकिन लगा आज पता नहीं कितना बड़ा करोड़पति रहा होता अगर मैं उस रास्ते पर चलता। नहीं, पकड़वा विवाह से डर आपको था? मुझे डर था या नहीं था, सब समाज में पिताजी नहीं चाहते थे क्या है ना। तो निश्चित है कि भाई मैरिज इज योर चॉइस, आपको कहाँ करनी है, तो कोई चाहेगा तो नहीं कि आप पकड़ के शादी हो जाए। तो उस समय बड़ा सोचता कि क्या करना चाहिए। तब मुझे लगा कि यदि मैं भी सबकी तरह चला जाऊँ तो बिहार को सुध लेने वाला कौन रहेगा। यदि एक जागृत व्यक्ति मैं हूँ, तो मेरा ये धर्म होना चाहिए कि बिहार के लिए कुछ करूँ। अच्छा, आप आईपीएस जब थे बिहार में, अब कई जिलों में आप तो अभी भी हूँ। हाँ, अभी भी हैं, लेकिन एसएसपी रहे हैं, और जब या एसपी रहे, तो पकड़वा विवाह को लेकर कभी अनुभव कुछ हुआ? कुछ कोई केस? बिहार बदलता रहा है। पकड़वा शादी जो होती थी सन 2000 तक, उसमें काफी ड्रॉप आया। अभी बहुत रेयर इंस्टेंसेस हम लोग सुनते हैं जिसमें कभी कोई कहानी कभी सुनने को मिल जाती है, बट उस समय जैसे उस समय प्रचलित थी 90s में, 80s में, उस तरह से भी नहीं। इसका प्रमुख कारण जो है वो दहेज प्रथा है, क्योंकि दहेज काफी डिमांड रहा करती थी, और जो लड़की के पेरेंट्स थे उनको जब समझ में नहीं आता तो समाज को देखते थे। उस समय क्राइम भी बड़े पीक पे था, किसी वैसे क्रिमिनल के अश्योरेंस पे, क्रिमिनल के सपोर्ट पे इस प्रकार से पकड़ के शादियां होती थी। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बेगूसराय, मोकामा, इस क्षेत्र में बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा। नक्सली भी तो उधर बहुत, आपका नक्सली का बहुत अनुभव रहा है, नक्सलियों के बीच में? नक्सल का अनुभव बहुत रहा है, निश्चित रहा है। मैं बगहा में भी एसपी था, वहाँ भी था, और रोहतास उस समय कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट थी, और नक्सल का ऐसा प्रभाव था। वर्ष 2002 में डीएफओ संजय सिंह बड़े ईमानदार ऑफिसर थे, शहीद हुए पहाड़ी पर, और 2006 में डीएसपी भी शहीद हुए। अनेक पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष मारे जाते थे, और टोपोग्राफिकली क्षेत्र बड़ा कठिन है। रोहतास की पहाड़ी सैकड़ों किलोमीटर का जंगल है, और जंगल में कोई पुलिस का पोस्ट नहीं था। करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर हम लोग जब जाते थे तो 2 किले थे, एक रोहतास का किला, एक शेरगढ़ का किला, और दोनों प्राचीन किले थे। रहने वाले भी अलग अलग गांवों में आदिवासी थे जो रहते थे, लेकिन सब में एक भावना थी कि हमारा क्षेत्र बड़ा गौरवशाली रहा। तो इतिहास के संकेत तो थे, इनको समझने वाले लोग नहीं थे। जो आदिवासी थे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे अपनी उस परंपरा से। तो इनिशियली रोहतास जब मैं गया था तो नॉर्मली पुलिस का तो वही होता है कि आप जाइए, ऑपरेशन कीजिए, क्षेत्र को समझिए। तो शुरू में जब गए थे तो मैंने वही प्रयास किया। क्षेत्र बड़ा दुर्गम था, कठिन था, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाने के बाद एक गांव मिलता था, और सारा कच्चा रास्ता था। तो इनिशियली गाड़ियों से जाते थे, तो 2-3 बार तो गए, क्षेत्र को मैंने समझा, लेकिन तीसरी बार के बाद जब गए तो 3 सितंबर 2008 को सोली एक गांव था, वहाँ पर जब पहुँचे तो सुबह सामने एक संतरी था, राइफल लेकर खड़ा था, और राइफल मेरे ऊपर तनी हुई थी, और 6 फीट की दूरी थी। चल गई होती तो आज आपके यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आते, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। जब ईश्वर परिवर्तन चाहता है तो कोई निमित्त बनता है, और जब निमित्त कोई बनता है तो शक्ति ईश्वर ही देता है। लगभग कुछ ऐसा ही हुआ। जो व्यक्ति राइफल लेकर खड़ा था उसके मन में भी एक प्रकार का भय व्याप्त हुआ, अंदर भागा,
अगर गोली चल गई होती तो चला ही सकता था। अच्छा, वो आपको नक्सली समझ रहा था ऐसा नहीं, कुछ? पुलिस समझ गया ना। जैसे अच्छा। आए हम उतरे तो उसकी हाँ। कल्पना नहीं थी कि पुलिस उस क्षेत्र में कभी गई नहीं। गई ही नहीं। और सुबह 5 बजे कोई पुलिस का ऑफिसर वो एसपी जिले का आ जाए तो उग्रवादी कितना भी उसके मन में एक डर समा जाता है, तो अंदर भागा। जब तक लोग समझते तब तक गोलियां चलने लगी। मेरे भी इधर से लगभग 150 गोलियां चली थी अरे वाह। 6 इंच से, और कवर लिए हम लोग। काफी 10 मिनट तो गोलियां चली, और पहला मौका था जब पुलिस उग्रवादियों के मांद में घुसी थी। 3 पुलिस राइफल, सैकड़ों गोलियां, बहुत सारा सामान लेकर हम लोग निकले। इस प्रकार का ऑपरेशन चलते रहे। अगले एक ऑपरेशन झटका लगा, हमारी लैंडमाइन गाड़ी थी उसी गांव में ब्लास्ट हुई। एक जवान शहीद हुए, 2 इंजर्ड हुए। लेकिन तब मैंने कहा कि भाई इस तरह से नहीं होगा, हमें स्ट्रेटजी बदलनी होगी। और तब हमने कहा कि कैंप्स करेंगे रात में। और बिहार का सबसे बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने प्लान किया, ऑपरेशन विध्वंस। उसमें लगभग 1000 की संख्या में पुलिस की बल लगी थी और नेतृत्व मैं कर रहा था। 4 रात हम लोग जंगल में लगातार 10-10 किलोमीटर चलते और गांव में रुकते। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज मैंने सीखी कि ऐसे अगर ऑपरेशंस करेंगे परिवर्तन नहीं होगा। पुलिस आएगी जाएगी और कभी नुकसान ही लेके जाएगी, लेकिन यदि लोगों से जुड़ते हैं तो उसमें हमने सभी से बात करना शुरू किया। जितने भी आदिवासी थे बड़े गौरव के साथ कहते थे कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे। रोहतास के किले को उन्होंने तब स्थापित किया जब संसाधन इस प्रकार के नहीं थे, और ऐसे किले को स्थापित किया जिसको मुगल भी जब आए उन्होंने लोहा माना। फरिश्ता ने कहा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। तो इसी भाव को मैंने देखा, जब तुम्हारे पूर्वज इतने अच्छे थे, सृजन कर सकते थे, पूर्वी भारत की राजधानी थी, तो तुम्हें क्या कमी है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, व्हाई डोंट यू ट्राई। और तब इस उग्रवादियों का विरोध हमने नहीं किया, लेकिन उनकी दृष्टि बदलने का प्रयास किया कि अनेक बारी पढ़ो, देखो 200 से अधिक झरने तुम्हारे क्षेत्र में बताए गए, कितना रमणीक स्थल है। अगर तुम टूरिज्म को ही एक माध्यम बना के चलो तो क्षेत्र बदल जाएगा। उस समय लोग हंसते थे जब हम लोग बोर्ड्स लगा रहे थे कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है रोहतास किले पर। उस किले पर जहाँ कभी तिरंगा नहीं लहराया था, काले झंडे लहराए जाते थे। लेकिन जब लोगों से हम जुड़े, दृष्टि बदलने का हमने प्रयास किया, तो शुरू में जो लोग हंसते थे उन्हीं के बच्चों को बुलाकर हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। दृष्टि बदल रहे थे, साइकिल्स दिए, टॉर्चेस दिए। समाज के मुख्य धारा से जुड़े लोगों से हमने अपील की कि भाई इनको भी आप जोड़ना है तो आपको भी कुछ सहयोग करना होगा। और उसका असर ये हुआ कि उग्रवादियों का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगे आपके कारण हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। और उग्रवादियों पर ऐसा दबाव बना कि लोगों ने मिलकर उनको सरेंडर करा दिया। और जितने उग्रवादी थे जो शस्त्रों को लेकर घूमते थे, उनके द्वारा जो समर्पण कर दिया गया, तो वही रोहतास आज भी वैसा ही है। कच्चे रास्ते हैं, लेकिन 2021 के दिसंबर में जब मैं गया था तो लगभग 70 किलोमीटर तक लोग पुष्पगुच्छ, फूलों की माला से स्वागत कर रहे थे। और जब किले पर गया तो 200-300 मीटर तक आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, लड़के ढोल बजा रहे थे, क्योंकि उसी किले पर जहाँ कोई झंडा नहीं फहराया था, 26 जनवरी 2009 को शान के साथ पहली बार तिरंगा लहराया। आज 24 घंटे लहराता है। पर्यटक जहाँ सोच नहीं सकते थे, आज किसी भी समय बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, क्योंकि उस किले के आसपास चुनाव भी नहीं हुए थे। 2009 पहली बार मई में चुनाव तब हुए जो अप्रैल में हम लोगों ने चुनाव करने का प्रयास किया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। लेकिन लोगों के जुड़ने से, संवाद से इस प्रकार का परिवर्तन तब हुआ जब विरासत से हम लोग जुड़े, उस क्षेत्र को हमने समझा, अपने पूर्वजों की दृष्टि को समझा और चले। बगहा में भी कुछ ऐसा ही मैंने किया था। बगहा जब गए थे तो वहाँ भी अंग्रेजों ने उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था। अच्छा। पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, टेरेन वैसा ही था। किडनैपिंग्स ऐसी होती थी कि मतलब चिट्ठी आती थी, फोन कॉल की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप चिट्ठी लेकर आए, घर पे दे गए, मैं इस गैंग से आया हूँ और आपको इतने पैसे देने हैं, इतने चांद मार्का की लुंगी देनी है, लिस्ट रहती थी। उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, उसके नीचे बिहार सरकार, मतलब अच्छा, अपने आप को सरकार। अच्छा, उसके नीचे बिहार सरकार कौन चला रहा है तो उसके गैंग का नाम। अच्छा, उसके नीचे रहता था नोट, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। मतलब आप अगर एक बार नहीं दे पाए तो फिर आप उठा के EMI में दे सकते हैं आप। तो आप इस प्रकार की जो बात थी उसको हम लोगों ने इस तरह से काउंटर किया कि लोग कहते थे कि भाई कुछ हो नहीं सकता, महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, तब से अपराध चल रहा है, याद कीजिए कौन थे। हमने सोच को बदलने का प्रयास किया। हमने कहा चंपारण परिवर्तन की भूमि है। रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानते। बिल्कुल। आर्थिक रीढ़ हम लोगों ने तोड़ी, गन्ना जो लगा था, पुलिस कैंप्स लगाकर हम लोगों ने उसको कटवाया, ट्रेजरी में पैसे जमा किए। 2006-07 में 25 लाख के आसपास रुपए सरकारी ट्रेजरी में जमा हुए। लेकिन वास्तविक परिवर्तन आया जब लोगों से जुड़े, संवाद किया। और संवाद की मूल दृष्टि यही थी कि चंपारण परिवर्तन की भूमि है, रत्नाकर के वाल्मीकि में परिवर्तन की भूमि है। चंपारण वह भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध भी जब चले एक राजकुमार सिद्धार्थ के वेश में आए थे, लेकिन यहाँ से राष्ट्रीय वस्त्रों का उन्होंने त्याग किया और नई यात्रा पर चले। महात्मा गांधी भी यहीं से महात्मा बने। बिल्कुल। इस बात को लेकर जब लोगों से जुड़ने लगे तो एक प्रकार का शुद्ध भाव जो मन का है, मन को जोड़ता है और डकैतों तक को जोड़ता है। 26 बड़े गैंग्स ने सरेंडर किया और संख्या 100-70 हर वर्ष होती थी। 2008 में संख्या 0 पर आ गई, आज भी 0 है। हम एक बात ये बताएं कि जैसे लेट्स से बिहार में हम जिनसे भी मिलते हैं, जितने बिहारी लोग मिलते हैं, जैसा अभी आप आने वाले थे तो मैंने किसी को बोला कि आप आने वाले, तो उन्होंने कहा मैं पहले से आपको जानता हूँ। तो
जिस भी बिहार के लोगों से मैं मिल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ, वो सब आपको पहले से जान रहे हैं। तो क्या आखिर सबसे पर्सनली कनेक्टेड है? कितने लोग कनेक्टेड हैं आपके ग्रुप्स में? मैं तो एक शुद्ध विचार लेके चल रहा हूँ। मेरा भावना मेरी नहीं है, विचार भी बिहार का ही है। हाँ, और इसीलिए बिहार के लोग जुड़ रहे हैं। बहुत लोगों के मन में भ्रम था कि केवल सोशल मीडिया पर हैं या वैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। इस सब बेगूसराय में जो हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया बृहत जनसंवाद, तो आपने देखा किस प्रकार 50,000 से अधिक संख्या में लोग आए थे, बिहार के हर जिले से आए थे और बेगूसराय के तो हर पंचायत से थे। तो इसी प्रकार का अगला कार्यक्रम हम लोग दक्षिण बिहार में शाहाबाद और वीर कुंवर सिंह की धरती पर आरा में करने जा रहे हैं 21 जनवरी। उसमें प्रयास यही है कि हर जन को हम जोड़ें। जो संदेश है जब तक हर गांव के हर जन तक पहुंचता नहीं है, हम सफल नहीं हो सकते। और इसीलिए दृष्टि को बदलने के लिए बिहार के हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम हो, तो हर पंचायत के हर व्यक्ति तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं इसी संदेश के साथ कि बिहार तब यदि था तो कारण क्या था, आज उसकी ऐसी दुर्गति है तो उसका कारण क्या है और इसका दायित्व किसका है। पॉलिटिकल कारण मानते हैं? पॉलिटिकल कारण मानते हैं? मैं तो पॉलिटिकल से बड़ी मानता हूँ भाई, सोच बदलनी होगी। सोच पॉलिटिक्स में भी है, समाज में भी है। उस सोच से ऊपर जब तक हम नहीं उठते, जो हमें व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ती है, तो कहाँ बिहार बदलेगा। इसीलिए आप जब रहे एसएसपी एसपी कहीं जिलों में जब रहे तो बहुत तेज तरह माने गए, फिर भी जो सत्ता थी उसमें आपका हमें कभी कभी टकराव बीच में देखने को मिला है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, मैं उस रूप में नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि आप सत्य को लेकर चलते हो तो भले ऐसा लगे कुछ समय के लिए कि क्षणिक आपको कुछ उद्वेलन हो जाए, विचलित हो जाए, लेकिन आप सही मार्ग पर चल रहे हो। और ये संकेत है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो यदि इस प्रकार से कुछ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे नेशनल एम्बलम पे भी लिखा है सत्यमेव जयते। मन से कभी विमुख नहीं होना है, कभी दुखी नहीं होना है, अपना प्रयास करते रहना। यदि प्रयास में शुद्धता होगी, सत्य होगा, निश्चित उसका विजय प्राप्त होगी। अभी भी कुछ दिन पहले एक, मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, किसी के लेना ठीक नहीं होगा, तो वो मामला क्या था? आखिर शुरुआत कैसे हुई थी जब आपने एक अभियान शुरू किया? काफी बातें हैं, आप भी जानते हैं किस प्रकार से हुआ। कुछ ऐसे परिस्थितियां थी जिसके कारण बहुत ही द्रवित रूप से एक प्रयास चल रहा था कि किस प्रकार से परेशान हो जाऊं, क्या हो। तो उसका एक प्रकार से ईश्वरीय प्रतिकार हुआ और चीजें जब सत्य होता है लोग जानते हैं। तो क्या कारण मानते हैं? मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे मन में यही स्वार्थ है कि बिहार के लिए जो भी जहाँ भी मेरी रहा हूँ, अपनी पूर्ण ऊर्जा मैंने जो दायित्व है उसके प्रति तो दिया ही है। जो खाली समय रहा है, चाहे एसपी बघा का रहा हूँ, रोहतास का रहा हूँ, जो खाली समय बचता है उसमें समाज में कैसे परिवर्तन हो, इसके लिए युवाओं से मैंने जुड़ने का प्रयास किया। अच्छा, ये कारण हो सकता है कि जिस तरीके से बिहार में आपकी पॉपुलैरिटी है, या जहाँ बिहारी जहाँ है वहाँ आपकी पॉपुलैरिटी है। मुझे लगता है अगर आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएंगे तो आपको जानने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको स्वागत करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये कारण हो सकता है, पॉपुलैरिटी कारण हो सकती है। पॉपुलैरिटी का एक बेसिक कारण तो यही है। लेट्स इंस्पायर बिहार तब शुरू हुआ ना। हमारे एक सीनियर थे, बताया करते थे कि अगर पुलिस में कोई व्यक्ति हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, उसके मन में अहंकार नहीं हो, ईगो नहीं हो, तो निश्चित पॉपुलर होगा। पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ईमानदार हूँ, रहा हूँ, और जहाँ भी जो व्यक्ति मिला है मैंने प्रयास किया, यदि मेरे स्तर से उसकी समस्या में थोड़ा भी समाधान हो सके मैं उसके लिए हर प्रयास करता हूँ। इसलिए अनेक हजार लोग जुड़े हैं जो मुझसे मिले हैं। भागलपुर में जब डीआईजी था तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे 92,000 लोग पिछले 2.5 वर्षों में मिले थे, जो व्यक्तिगत रूप से बातें हुई हैं मेरी। अच्छा, तो लगभग इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो जो 92,000 लोग आए होंगे, अकेले तो आए नहीं थे, उनके साथ भी लोग आए थे, उनका भी परिवार था। तो इस प्रकार का प्रभाव व्यापक रूप से रहा है, जो कि मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। जहाँ भी एसपी रहा, डीआईजी रहा, आज भी जुड़ा हूँ। आज भी आप मेरे ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग आते रहते हैं, लोग में कनेक्ट है लोग आपसे। और ईश्वर ने आपको जो ऊर्जा दी है, जो संदेश दिया है, उसको यदि आप प्रसारित कर सकें लोगों के बीच में, यही आपके जीवन की सार्थकता है। और यदि आप अपने राष्ट्र हित में कुछ परिवर्तन जो सकारात्मक हो, उसमें आपका योगदान हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी प्रयास में लगा हूँ। अच्छा, अब हम अपने अगले पड़ाव में आते हैं, जिसमें हम कुछ हमारे जैसे साथी लोग हैं यहाँ पे, सारे पत्रकार हैं, और आप बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और ये भी पत्रकार वर्ग भी इंटेलेक्चुअल में माना जाता है। तो इनके भी कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम इधर से हैं, आपका 2 दिन से वेट कर रहे थे पुरुषोत्तम भाई, और कह रहे थे कि मुझे सर से मिलना है। तो पहला प्रश्न इन्हीं का है। तो विकास सर, हमारा पहला सवाल थोड़ा सा राजनीतिक है कि अगर एक तरफ केंद्र सरकार आपको डेपुटेशन देके केंद्र में लाना चाहे, वहीं दूसरी तरफ आपको किसी राजनीतिक दल से अगर सांसदीय का टिकट मिलता है, तो आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करेंगे? देखिए, इस बारे में बड़ा ये वैसा कुछ प्रश्न नहीं है। मैं तो जो कर रहा हूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, सामाजिक परिवर्तन का प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँ। राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक, मैंने वही बात सबसे पहले भी मैंने कही, राजनीति से जो परिवर्तन संभव है, निश्चित है अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार और निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए। मतलब बिहार को जब माना देखता जा हूँ, सकता है कि आने वाले कुछ समय में देखता हूँ, मुझे लगता है राजनीतिक प्रयत्न से अधिक आवश्यक है सामाजिक प्रयास, जो दृष्टि बदले, उस बड़े प्रयास में लगा हूँ। तो चाहे किसी भूमिका में आगे रहूँ, निश्चित इस प्रयास में लगा रहा हूँ। अच्छा, एक आरोप और विकास वैभव के ऊपर हमेशा लगते आए हैं कि आप भूमिहारों को फेवर करते हैं, लेकिन ये तो मैंने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन आनंद सिंह वाले मामले को मैं अभी पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। आप किसी भी जिले में रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाता हो तो आप देख लीजिएगा
खुद समझ लीजिए कि मैं वेदांत की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ। वेदांत की दृष्टि को भेद नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे मिला हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का, मेरे मन में एक ही भाव निकलता है, ईश्वर का अंश उसमें भी है, मुझमें भी है, मुझे प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार का आरोप कोई लगा ही नहीं सकता। चाहे आप देख लीजिए जहाँ भी रहा हूँगा, चाहे पोस्टिंग्स में हुई हूँ, ट्रांसफर्स में हुई हूँ, जिनकी मैं रहा हूँ या छुट्टियों में नहीं हूँ, किसी भी सिपाही से आप पूछिएगा, इस प्रकार का आरोप आप सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी दृष्टि को लेकर मैं चल रहा हूँ और इसी को लेकर चलता रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। जो मुझे लगता है कि बिहार में भी सबसे बड़ी समस्या यही है पलायन की, कि एक रोज़गार के लिए अपना हर कुछ न्यौछावर करके दूसरे प्रदेश में जाना, ऊपर से कई लोगों को गालियाँ भी खानी पड़ती है, यहाँ के तुम ये हो, ऐसे हो, करेक्टर, बहुत तरह की चीज़ें सुननी पड़ती है। तो आप जो नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ियाँ जो आ रही हैं, जिनको लगता है नहीं बाहर में जाके पैसा कमाएंगे या वहीं जाकर हमारा कुछ हो सकता है, तो ऐसे को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस चीज़ पे या किस फील्ड में मेहनत करे ताकि वो चीज़ें थोड़ी दूर हो जाए और उनको थोड़ा बाहर में दूसरे प्रदेश में पलायन से थोड़ा बच सके वो? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने युवाओं को तैयार करना होगा। किसी भी नौकरी से या सरकारी नौकरी से रोजगार की संभावनाएं पूरी रूप से पूर्ण नहीं हो सकती। अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो हो सकता है कोई भी सरकार आ जाए, किसी पार्टी की आ जाए, तो 1% लोगों को दे सकती हो, थोड़ा अधिक दे सकती हो। लेकिन यदि बिहार में हम चाहते हैं कि 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में हम रोजगार दे सकें, तो एक उद्यमिता की क्रांति होनी होगी, जिसमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स, MSMEs इनको हम स्थापित कर सकें। और कोई व्यक्ति यदि कोई नौकरी करता है, अपने लिए करता है, परिवार के लिए करता है, लेकिन जब स्टार्टअप लगाता है, कोई अच्छा एक एंटरप्राइज बनाता है, कोई व्यवसाय करता है, बहुत लोगों को रोजगार देता है। इस बात की प्रेरणा हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो प्रयास है उसको हर जिले में 5 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इस प्रकार से लगे, इसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। अनेक जिलों में अनेक स्टार्टअप्स स्थापित हुए हैं हमारे इस कैंपेन के बाद, और लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। मधेपुरा में हुआ है, रोहतास में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, नालंदा में हुआ है, छपरा में हुआ है। ऐसे अनेक युवा हैं जिन्होंने आज जो पहले तैयारी कर रहे थे UPSC की, BPSC की, उन्होंने छोड़कर एक नया उद्यम लगाया है और वो सफल हो रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है। इसी में लिए हम लोग ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो मार्गदर्शन कर सकें। बैंक्स के लोग हैं, सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिहार के हैं, जो बाहर रहते हैं। आज दिल्ली में हो तो दिल्ली में भी ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो हमारे यूथ को गाइड कर सकें। तो आप सुन रहे थे विकास वैभव जी को, IPS 2003 बैच के हैं और बिहार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुद बिहार से भी हैं, तो इसलिए बिहार की जो दिक्कतें हैं उनको समझ रहे हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार इनका आज जो है एक सबसे बड़ा एक अभियान की तरह हम देख सकते हैं, उसका सबसे बड़ा अभियान बन करके सामने आया है। इनका जिस तरह से विचार है कि जो नए युवा हैं उनको एक आपस में कुछ नए आइडिया पे काम करना चाहिए। जो नौकरी है, रोजगार है, वहाँ तभी आपको मिल पाएगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।